नमस्कार दोस्तों, डेली करंट अफेयर्स प्रोग्राम में आपका स्वागत है। इस प्रोग्राम में स्टार्टिंग में आपको 10 क्वेश्चन दिया जाता है। इसके अलावा अन्य इन्फॉर्मेशन जो भी होगा उसके बारे में बात करेंगे। इसी प्रोग्राम में टॉपिक ऑफ डे में राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो कंसेप्ट चर्चा का विषय बना होगा उसके बारे में बात करेंगे। तो आइए, करंट अफेयर्स का पहला क्वेश्चन जो है आपके स्क्रीन पर है। देखिए, पाकिस्तान में हाल ही में मिले कुषाण साम्राज्य के सिक्के किस शासक के शासनकाल का है, यानी कि कुषाण वंश के वो शासक हैं और वो कौन से हैं। तो आपके सामने ऑप्शन दिया है कनिष्क, होविक्स या कुजला कडफिसेस या वासुदेव। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। आप देखिएगा, यानी कि पाकिस्तान की बात करेंगे, रावल, ठीक है, रावलपिंडी जो है एक पाकिस्तान में रावलपिंडी एक जगह है, वहां पर तक्षशिला के पास भीर टीले से भीर टीले से ये कांस्य का सिक्का मिला हुआ है। कांस्य का सिक्का मिला है भाई साहब। ठीक है, अब ये कांस्य का सिक्का मिला हुआ है, तो उस सिक्के पर देखा गया कि ये भाई साहब यानी कि वासुदेव प्रथम है, इनका जो है चित्र अंकित है। और पिछला भाग में देखा गया कि धार्मिक देवी देवताएं जो महिलाएं जो है उनका चित्र जो है अंकित है। 2000 साल पुराना है ये सिक्का जो है। कितना भाई? 2000 साल पुराना है। 2000 साल पुराना है, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, अब जो है ये भीर टीले जो है, यानी कि भीर टीले, इसको यूनेस्को में भी शामिल किया गया, ये भी याद रखना है। इस क्षेत्र में देखा गया कि 711 में मोहम्मद बिन कासिम के द्वारा भी आक्रमण किया गया, यानी कि मुल्तान वाला जो क्षेत्र, मुल्तान बना सुल्तान अगर हम बात करें तो उस वक्त देखा 711 में आपका मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा भी क्या किया गया? कासिम के द्वारा आक्रमण किया गया था। 2000 साल पुराना है, कांस्य के सिक्का है, यह भी उत्खनन के दौरान पता चला है, याद रखिएगा। भीर के टिवले यूनेस्को में भी शामिल है। कुषाण वंश के देखा जाए, कुषाण वंश के संस्थापक कौन थे? तो यही थे भाई साहब, कुजला कडफिसेस जो है कुषाण वंश के संस्थापक है। ठीक, ये संस्थापक कुषाण वंश का। कुषाण वंश में सबसे प्रतापी शासक अगर जो देखा जाए तो वो कनिष्क था। कनिष्क के ही शासनकाल को सिल्क मार्ग भी कहा जाता था। ठीक है, कनिष्क के समय ही चौथी बौद्ध संगति जो है जम्मू कश्मीर के कुंडमन वन में हुआ था, और यहीं पर हीनयान और महायान दो संप्रदाय जो है दो भागों में बढ़ जाता है। महायान संप्रदाय जो बौद्ध धर्म से संबंधित था, और यहीं से बौद्ध धर्म के जम्मू कश्मीर जो देखा जाए एक जो है सांस्कृतिक आपका देखा जाए केंद्र माना जाता था, शिक्षा और संस्कृति का केंद्र माना जाता था, और यहीं से देश विदेशों में क्या होता था कि शिक्षा का प्रसार, यानी कि धर्म के प्रचार प्रसार जो है यहीं से किया जाता था। ठीक है, तो जम्मू कश्मीर में शक सामंत अगर जो देखा जाए किसने जारी किया था, तो शक सामंत 78 ईसा पूर्व में हुआ था। 78 में ईसा पूर्व में हुआ था। किसने किया था भाई? तो कुषाण ने, कनिष्क ने किया था। किसने? कनिष्क के समय हुआ था। ठीक है भाई, किसके समय हुआ था? तो कनिष्क के समय हुआ था। ठीक है, चौथी बौद्ध संगति भी इनके समय हो गया। और अब यहां पर देखा जाए कि सबसे बड़े पैमाने पर सोने के सिक्का और शुद्ध सोना, यानी कि याद रखिएगा शुद्ध सोने के सिक्का, सोना के सिक्का आपसे पूछ दे कि किसके समय, तो ये कुषाण वंश के लोगों ने ही सबसे सर्वाधिक बड़े पैमाने पर सोने के सिक्का और शुद्ध सोने का सिक्का जारी किया। इससे पहले देखा जाए हिंद यूनानियन लोगों ने भी क्या किया? सोने के सिक्के जारी किए, लेकिन सबसे शुद्ध सोना आपसे पूछे तो कुषाण वंश के शासकों के द्वारा चलाया गया है। यह भी आपको क्या करना है? याद रखना है। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। चलिएगा, दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? दूसरा नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि जनरल इंश्योरेंस काउंसिलिंग द्वारा स्वास्थ्य बीमा पारिस्थितिकी तंत्र और रणनीतिक भागीदारी के सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? 4 ऑप्शन दिया है कि बताइए कौन सा। तो संजय मल्होत्रा, एस प्रकाश, अतुल चक्रवर्ती, आलोक कुमार जो है। देखिएगा, हेल्थ इंश्योरेंस इकोसिस्टम और स्ट्रेटेजिकी पार्टनरशिप के सीईओ जो है इनको नियुक्त किया गया है। किनको भाई? तो एस प्रकाश को नियुक्त किया गया है। इनके द्वारा कहा जा रहा है कि स्वास्थ्य क्षेत्र में ट्रांसपेरेंसी, यानी कि ट्रांसपेरेंसी लाने के बात कर रहे हैं।
स्वास्थ्य के क्षेत्र में जो धोखाधड़ियां हो रही है, दवाओं को निदान के लिए इन्होंने कदम उठाया। इनके 30 साल का एक्सपीरियंस इनके पास है, 30 साल का एक्सपीरियंस है। तब इनको जाकर क्या किया गया, सीईओ नियुक्त कर दिया गया है। कहां पे भाई, तो ये एस प्रकाश को क्या किया गया है, नियुक्त किया गया। इन्होंने कहा कि हम सब अस्पतालों में दवाओं को तो उपस्थिति कराएंगे, साथ ही साथ अस्पतालों पर हम ध्यान देंगे कि साफ सफाई, डॉक्टर की उपस्थिति हो रही कि नहीं हो रही है। साथ ही साथ बिलिंग की बात, बिलिंग की देखिएगा कि अस्पताल में बिलिंग की समस्या सबसे ज्यादा आती है। ठीक है, मरीज जो है मर जाते हैं, उसके बाद भी क्या होता है कि वेंटिलेटर पर उनको चढ़ाकर जिंदा कर दिया जाता है, सुई दिया जाता है, दे दे के पैसा वसूल लेता है सब। तो ये कहा गया कि इस सब पर भी इनके द्वारा ध्यान दिया जाएगा। ठीक है, धोखाधड़ी में सुधार लाएंगे। ठीक है, साइबर क्राइम जो हो रहा है यानी कि मेडिकल क्षेत्र में, तो उस पर ही क्या करेंगे, इनका ध्यान रहेगा और सुधार करने का प्रयास करेंगे, याद रखिएगा। और स्वास्थ्य बीमा कंपनियां जो है, जो मरने के बाद जो है मरीजों के साथ धोखाधड़ी करती है, उनके साथ भी एक समझौता और सहयोग करके उनके क्षेत्र में सुरक्षा लाने के प्रयास इनके द्वारा कदम उठाने का बात कहा जा रहा है। चलिए तीसरा नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है हमारा। तीसरा नंबर जो क्वेश्चन है, कह रहा है कि चमड़ा निर्यात परिषद के अध्यक्ष के रूप में किसे कार्यभार संभालने की बात कहा जा रहा है, कि बताइए कि चमड़ा निर्यात में कौन है। 2026 में चेन्नई में आयोजित किया गया था और 184 बैठक थी, और इस बैठक की बात करेंगे तो इस बैठक में आरके जलान की जगह, ठीक है, आरके जलान की जगह कौन ले रहे हैं, रमेश कुमार जुनेजा ले रहे हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, रमेश कुमार जुनेजा जो है इनकी जगह ले रहे हैं। भारत जो है चमड़ा निर्यात में देखा जाए 2025 में चमड़ा निर्यात और फुटवियर में देखा जाए तो $33 लाख, यानी कि कितना भाई, तो $33 लाख जो है निर्यात किया है। ठीक है भाई, कितना किया है, तो 33 लाख। कह रहा है कि अगले 3 साल में हम जो है चमड़ा निर्यात में अगले 3 साल में जो है $14 अरब तक पहुंच जाएंगे, $14 अरब तक। ठीक है भाई, अगले 3 साल में कह रहा है कि हम $14 अरब तक हम पहुंच जाएंगे। ठीक है, ठीक, अभी फिलहाल जो है 5.5 जो है $5.5 अरब तक ले है निर्यात हो रहा है। भारत जो है सबसे ज्यादा चमड़े का निर्यात जो है कहां पर, मैंने विश्व में देखा जाए चमड़ा का सबसे ज्यादा निर्यात जो है वो कौन करता है भाई, तो चीन करता है। चीन के बाद भारत है। ठीक है, भारत जो है चमड़े के वस्तु को बनाकर दूसरे देशों में अगर जो बेचता है वो, तो उसका स्थान क्या है, तो चौथा स्थान है। ठीक है, भारत देखा जाए चमड़ा निर्यात में यूएसए, जर्मनी, यूके, इटली और फ्रांस और अमेरिका जैसे देशों को चमड़ा जो है अपने देश से भेजता है। भारत के एक राज्य तमिलनाडु की बात करेंगे, तमिलनाडु में अकेले जो है ये 40% चमड़ा का उत्पादन मैंने निर्यात करता है, ये 40% अकेले। चमड़ा के शहर आपसे पूछ दे कि चमड़ा के शहर किसे कहा जाता है, तो कानपुर को कहा जाता है, ये भी आपको याद रखना। और सबसे ज्यादा भारत से आयात वो कौन सा देश करता है, तो कहने का मतलब अमेरिका जो है सबसे ज्यादा चमड़ा का आयात करता है। ठीक है, कानपुर और पश्चिम बंगाल, कानपुर और कोलकाता को चमड़ा उद्योग केंद्र माना जाता है। चमड़ा का उद्योग केंद्र आपसे पूछे कौन 2 शहरों को माना जाता है, तो कानपुर और पश्चिम बंगाल को माना जाता है, कोलकाता को माना जाता है चमड़ा। ठीक है, तो चमड़ा का शहर कानपुर को माना जाता है, यह भी आपको मान लेना पड़ेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम फिर, तो क्या हो जाएगा भाई, तो ये हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग, आगे क्वेश्चन देखिएगा क्या कर रहा है कि जनवरी 2026 में भारतीय सेना द्वारा घोषित नवनिर्मित आधुनिक युद्ध बल का नाम क्या है। ये एक नवनिर्मित युद्ध बल के नाम क्या है, इनके द्वारा पूछा जा रहा है कि बताइए भाई साहब के क्या है। ठीक है, भारतीय नौसेना ने हाल ही में एक भैरव बटालियन का लॉन्चिंग किया। भैरव बटालियन जो है किया गया है, इस भैरव बटालियन के देखिएगा, भैरव क्या किया गया भाई, तो देखिए भैरव बटालियन कौन सा भाई, तो भैरव बटालियन। ठीक है, ये भैरव बटालियन जो है आपके सामने जो ऑप्शन दिया है गरुण, शक्ति, रुद्र, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी। डिफेंस मंत्रालय के द्वारा भैरव बटालियन जो है इसका गठन किया गया है
अभी जो फिलहाल 25 गो बटालियन की बात करेंगे। कितना भाई? तो 25 बटालियन की हो रहा है, ठीक है। 25 बटालियन का गठन किया गया है, जिसमें से रनिंग में देखा जाए 5 गो बटालियन जो है तैयार हो चुका है, तैयार हो गया है। एक बटालियन में कितने होंगे व्यक्ति? तो एक बटालियन में 250 सैनिक होंगे, ठीक। 250 सैनिक होंगे एक बटालियन में। और कहा जा रहा है कि अगले 6 महीना में, अभी तो 25 में से 5 बटालियन तैयार हो चुका है, और अगले 6 महीना में हम 20 बटालियन और तैयार करेंगे। और जो हम कहीं ना कहीं दुश्मनों से सामना करने के लिए हमारी भारतीय सेना तैयार है। और खास करके देखा जाए ये जम्मू कश्मीर, राजस्थान वाले जो क्षेत्र, जम्मू कश्मीर और राजस्थान में, जैसे कि चीन से निपटने के लिए और पाकिस्तान से निपटने के लिए ये सेना जो है आधुनिक ड्रोन लेस है, आधुनिक तरीके से, तकनीक से ये लैस है, आधुनिक हथियारों से लैस है। और ये ड्रोन से सामना करने के लिए आजकल देख रहे हैं युद्ध जो हो रहा है, कहले कि हथियार से तो हो ही रहा है, साथ ही साथ आप देखिए कि ड्रोन से क्या किया जाता है, हमला किया जा रहा है। ऑपरेशन सिंदूर जो हुआ, आपको मालूम होना चाहिए कि जम्मू कश्मीर के क्षेत्र में क्या होगा, पाकिस्तान के द्वारा ड्रोन हमला भी किया जाए। तो इन बटालियन को ड्रोन प्रशिक्षण भी दिया जाएगा, ठीक है। इन बटालियन को क्या जाएगा, ड्रोन प्रशिक्षण भी दिया जाएगा। और भैरव सिंह नाम से एक 1971 की बात करेंगे। कब भाई? तो 1971 में भारत, ठीक है, पाकिस्तान, ठीक है, पाकिस्तान और भारत के बीच युद्ध हुआ था। उसमें एक भैरव सिंह थे, उन्हीं के नाम पर यह बटालियन के नाम दिख रहा है। एक मूवी भी है, उस मूवी में सुनील शेट्टी को देखे होंगे कि भैरव सिंह थे, वही 1971 के जो भैरव सिंह है उन्हीं के नाम पर यह बटालियन, भैरव बटालियन रख दिया गया है, ठीक है। अब ये भैरव बटालियन जो है 26 जनवरी को आपको देखने को मिलेगी। 26 जनवरी को परेड जो होगा नई दिल्ली में, उस नई दिल्ली में भैरव बटालियन आपको देखने को मिलेगी, ठीक है भाई। तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हमारा डी हो जाएगा, यानी कि भैरव बटालियन जो है हो जाएगा। और ये ड्रोन और सब मैंने प्रशिक्षण इनको दिया जाएगा, एकदम तुस्त दंदरुस्त रहेगा दुश्मनों से लड़ने के लिए ये भारतीय सेना। जय हिंद। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि भारत की पहली हाइड्रोजन से, अब देखिए करके भारत की पहली हाइड्रोजन संचालित ट्रेन किस राज्य में शुरू होने वाली है। ये हम लोगों से पूछा, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, गुजरात। ये 4 ऑप्शन दिया है। इस 4 ऑप्शन में देखिएगा, आपने तो कोयला से चलने वाली ट्रेन के बारे में तो सुनिए लिया है, देख लिया होगा, ठीक है। सीएनजी से चल ही रहा है, इलेक्ट्रिक से चल ही रहा है, और अब आ गया कि हाइड्रोजन से भी चला दिया गया, ठीक है भाई। तो जो है देखिएगा हाइड्रोजन से चलने वाली ट्रेन देखा जाए, ये चेन्नई में, इसका निर्माण जो है चेन्नई की बात करेंगे, चेन्नई में, याद रखिए। इंजन इसका कहां बना है? तो चेन्नई में बना है। चेन्नई इंटीग्रल कोच फैक्ट्री जो है वहीं पर इसका इंजन का क्या किया गया है, निर्माण किया गया है, ठीक है। और इसमें देखा जाए 10 कोच होगा, ये भी याद रखिएगा। कोच कितना होगा भाई? तो 10 गो कोच होगा। इसमें से 2 कोच जो होंगे वो 2 कोच डीपीसी यानी कि ड्राइवर पावर कार, ठीक है। और 8 कोच जो होगा वो यात्री के लिए होगा। यात्री बैठेंगे कितना इसमें? तो 2638 यात्री इसमें बैठ जाएंगे। 2638 यात्री क्या होगा, इसमें बैठ जाएंगे। और ये हरियाणा से, कहां से भाई? तो हरियाणा से जिंद सोनीपत तक ले ये ट्रेन चलेगी। अभी चल नहीं रही है लेकिन चलेगी, इतना याद रखिएगा। पूरी तरह से तैयार कर दिया गया। कहा गया है कि ये हाइड्रोजन जो है, हाइड्रोजन गैस तैयार करने के लिए आपको जो है ना, एक माने 40,000, कितना भाई? तो 40,000 लीटर पानी की आवश्यकता पड़ेगी 1 घंटा में। बात याद रखिएगा, कितना? प्रति 1 घंटा में, प्रति 1 घंटा में, ठीक है भाई। प्रति 1 घंटा में 40,000 लीटर पानी की आवश्यकता पड़ेगी। जब हाइड्रोजन गैस तैयार हो जाएगा तो जो वेस्ट पानी होगा उस पानी को क्या किया जाएगा? फेंका नहीं जाएगा। इसी पानी से गाड़ियों का बोगी धोआ जाएगा, यानी कि ट्रेन इसी पानी से धोया जाएगा। साथ ही साथ जब ये पानी बहकर दूसरे जगह पहुंचेगा, बनाया गया है उस टाइप से, तब वो किसान अपने खेत में भी इसको क्या करेंगे? यूज कर सकते हैं, ठीक है। आगे देखिएगा,
इसमें ये हाइड्रोजन जो ट्रेन है ये पर्यावरण के लिए तो सही है, ध्वनि प्रदूषण के लिए भी सही है, वायु प्रदूषण के लिए भी सही है, और पर्यावरण के लिए भी कहीं ना कहीं ये सही है। देखिए ये 1200 हॉर्स पावर का, कितना भाई, ये इंजन जो होगा 1200 हॉर्स पावर का होगा। अन्य देशों में देखा जाए, अन्य देशों में 500 से लेकर 500 एचपी से लेकर 600 एचपी तक ले ही अभी इंजन का निर्माण कर लिया है, लेकिन हमारा भारत जो है वो कितना 1200 हॉर्स पावर तक ले कर लिया है। अब हरियाणा के जो ये सिंध सोनीपत जो है, यहां पर 2000 कितना भाई 2000 एकड़ में 2000 वर्ग मीटर में ये क्या किया गया है, आपको जो है गैस प्लांट यानी कि हाइड्रोजन जो है गैस प्लांट बैठेगा, हाइड्रोजन जो है 2000 एकड़ में हाइड्रोजन गैस प्लांट का निर्माण किया जाएगा, 120 करोड़ रुपए के लागत से किया जाएगा। ठीक है, विश्व में पहली बार ट्रेन कहां चली थी हाइड्रोजन से, यह भी आपको रखना है, कहां पे चली थी, तो जर्मनी में चली थी, जर्मनी में चली थी। तो इतना हम लोग देख लिए, जेसीबी से इतना हम लोग खुदाई किए, इतना खुदाई किए कि आपको इतना क्वेश्चन निकल गए। अब कहीं ना कहीं से यहीं से क्वेश्चन टकरा जाएगा, टकराएगा, आराम से धाए धाए चलेगा, धुआं धुआं हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं फिर हम लोग। तो ये क्या हो जाएगा भाई, ये तो एक भैरव हो गया और ये हमारा हरियाणा हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। आगे क्वेश्चन देखिएगा क्या कह रहा है, कर्नाटक के मुख्यमंत्री के रूप में सबसे लंबे कार्यकाल का मील का पत्थर सिद्धारमैया ने पूर्व मुख्यमंत्री को पीछा छोड़ते हुए यह हासिल कर लिया। वो मुख्यमंत्री पूछ रहा है कि कौन है, तो एस निजलिंगप्पा या एस एम कृष्णा, रामकृष्ण हेगड़े, देवराज उस्त्र जो है, ये 4 ऑप्शन दिया है। तो इतना याद रखिएगा कि देवराज उस्त्र जो है वो चौथा ऑप्शन हमारा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, तो ऑप्शन में ये कितने दिनों तक ले, तो 27 है, इतना याद रखिएगा। कितना भाई, तो 2792 दिनों का रिकॉर्ड तोड़े, 2792 दिनों का रिकॉर्ड जो है इनके, जो सिद्धारमैया जो है मुख्यमंत्री अभी कर्नाटक के वर्तमान में जो मुख्यमंत्री है, उनके द्वारा इनका रिकॉर्ड को तोड़ दिया गया है। ये व्यक्ति जो है 1970 की बात करेंगे, राजनीति में जब प्रवेश करते हैं उस वक्त देखा जाए 70 की बात करते हैं तो सामाजिक न्याय की लड़ाई लड़ा, साथ ही साथ देखा जाए कि भूमि सुधार में इनका महत्वपूर्ण योगदान रहा। ठीक है, तो ये 2792 दिन का इनका रिकॉर्ड क्या हुआ, तोड़ दिया गया है, ये भी याद रखिएगा। और अभी जो सीएम जो तो बता ही दिए, अभी डीके याद रखिएगा, डीके शिव कुमार अगर आपसे पूछे कि कहां के डिप्टी सीएम है, तो ये भी याद रखिएगा, ये कर्नाटक के डिप्टी सीएम है। सबसे लंबे दिनों तक अगर जो देखा जाए कि भारत के मुख्यमंत्री के पद पर कौन रहा है, तो 24 साल याद रखिएगा। कितना भाई, 24 साल 165 दिन पवन चामलिंग, याद रखिएगा पवन चामलिंग। ये कहां के भाई सीएम है, तो ये है आपका सिक्किम के। ठीक है, सिक्किम के सीएम है ये। 24 साल 165 दिन जो है इन्होंने शासन किया है, ये भी याद रखिए। नवीन पटनायक की बात करेंगे, नवीन पटनायक जो है, पटनायक ये जो है यानी कि 24 साल 99 दिन तक ले शासन किए हैं, 24 साल 99 दिन तक ले इन्होंने उड़ीसा के मुख्यमंत्री के पद पर कार्यरत है। ठीक है, ज्योति बसु की बात करेंगे, पश्चिम बंगाल, ज्योति बसु जो है ये कितना दिन तक ले भाई, तो 23 साल 137 दिन तक ले शासन किए। और हमारे बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जो है, उनकी लंबी उम्र मिले भगवान करे। ठीक है, अभी जो है वो 10 बार शपथ ले लिए। कितना बार भाई, 10 बार जो है शपथ ले लिए। कौन भाई, तो नीतीश कुमार 10 बार शपथ ले, लेकिन इन लोगों के कार्यकाल का भी पार वो नहीं किए। 10 बार शपथ लेने से कोई मतलब नहीं है, वो दल बदलू है, पलट जाते हैं जो है ना, वो बेवफा है। नीतीश कुमार चाचा हमारे बेवफा है, लेकिन बहुत अच्छा आदमी है जी, बहुत अच्छा आदमी है नीतीश चाचा, याद रखिएगा। तो ये हम लोग देखें मुख्यमंत्री के कार्यकाल वगैरह के बारे में देखें। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं फिर। 10वां नंबर क्वेश्चन, कितने नंबर, 7 नंबर क्वेश्चन देखिएगा क्या कह रहा है। कह रहा है कि ईस्टर्न इंपेरियल ईगल को हाल ही में भारत के किस संरक्षित क्षेत्र में देखा गया है, तो वो देखा गया मधुमलाई टाइगर रिजर्व, या बांदीपुर टाइगर रिजर्व, या पेरियार टाइगर रिजर्व, या सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व। तो ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा मधुमलाई टाइगर रिजर्व।
ये अब ये कहां पर पड़ता है? तो तमिलनाडु में पड़ता है। ठीक है, तमिलनाडु में पड़ता है। ये भी आपको याद रखना है कि कहां पर पड़ता है, तो तमिलनाडु में। ये मधुमलाई टाइगर रिजर्व भी है, ये भी याद रखना है। मधुमलाई टाइगर रिजर्व जो है ये आपको केरल और कर्नाटक के सीमा पर स्थित है। केरल और कर्नाटक के सीमा पर मधुमलाई टाइगर रिजर्व है, आपको ये भी याद रखना है। यहां पर गीध प्रजनन केंद्र खोला जा रहा है। कौन सा भाई? गीध प्रजनन केंद्र खोला जा रहा है, और दक्षिण भारत का पहला ऐसा गीध प्रजनन केंद्र होगा। कितना भाई? तो दक्षिण भारत का पहला होगा, इतना याद रखिएगा। दक्षिण भारत का पहला मधुमलाई जो है उसके टाइगर रिजर्व में गीध प्रजनन केंद्र खोला जा रहा है। उनके आवास, उनके खान पान पर ध्यान दिया जाएगा। और भारत में ऐसे भी देखा जाए तो गीधों की संख्या जो है पूरी तरह से विलुप्त के कगार पर चल रही है, लेकिन सरकार जो है अनेक प्रकार की योजनाएं के अलग अलग राज्य के सरकार ने योजना चलाकर गीधों के संरक्षण की बात कर रहे हैं। इस क्षेत्र में देखा जाए मिस्र से कुछ गीध आपको इस क्षेत्र में दिखाई दिए। लंबी चोंच वाले गीध, सफेद चोंच वाले गीध और लाल मुंडी वाले गीध भी इस क्षेत्र में दिखाई देने के बात किया गया है। कहा जा रहा है कि जो है मवेशी वगैरह मरते हैं, वो लोगों के मवेशी जो मरते हैं, हमारे पर्यावरण के लिए देखा जाए तो गीध जो है सबसे लाभदायक है। क्योंकि जो गाय भैंस वगैरह मर जाती है तो वही गीध उनको क्या करते हैं? सफाई करते हैं। तो कहीं ना कहीं तो पर्यावरण के लिए अच्छा ही बात है। तो ये मधुमलाई टाइगर रिजर्व में है, याद रखिएगा। डाइक्लोफेनाक, याद रखिएगा, डाइक्लोफेनाक फेनाक, यह एक दवा है जो मवेशियों को दे दिया जाता है। मवेशी को दे दिया जाता है, और यही मवेशी जब वो गीध खाते हैं तो गीध जो है भारत से धीरे 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 विलुप्त हो गए। सरकार की नींद खुली, लेकिन कुछ दिनों के बाद खुली, और यहाँ पर तमिलनाडु सरकार ने इस जो डाइक्लोफेनाक जो है दवा, इस पर प्रतिबंध लगा दिया। कहा कि हम अपने राज्य में, हम अपने जो जहां पर ये मधुमलाई क्षेत्र है उस क्षेत्र में हम नहीं बेचने देंगे। सरकार इस पर पूरी तरह से बैन लगा दे रही है। अब इन लोगों के जो भी भोजन वगैरह होगा, उस भोजन पर सरकार एक मेडिकल टीम गठित करेगी, और उस गठित के तौर पर खाना जांच वोच किया जाएगा, उसके बाद गीधों को दिया जाएगा। पहला गीध प्रजनन केंद्र कहां पर खोला गया ये भी याद रखिएगा, तो गोरखपुर में खोला गया था। गोरखपुर में खोला गया था। ठीक है भाई साहब, तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। चलिए देखिएगा आगे क्वेश्चन क्या कर रहा है हमारा। 8 नंबर देखिए। 8 नंबर कह रहा है कि विश्व में पहली बार किस देश ने कीट प्रजाति को कानूनी अधिकार प्रदान किया। एक बात बताइए कि जैसे इंसान इंसान के लिए मर जाता है, इंसान इंसान से जैसे प्रेम करता है, वैसे हम लोगों को पशु पक्षी और कीटों से भी हम लोग को प्रेम करना चाहिए। और यहां पर ऑप्शन दे रहा है कि ब्राजील, पेरू, कोलंबिया, तो इक्वाडोर जो है यह इक्वाडोर जो है ये इसने क्या किया है कि कानूनी रूप से एक दर्जा दे दिया गया है, कानूनी रूप से। ठीक है, तो कानूनी रूप से क्या कर दिया गया? दर्जा दे दिया है जंगली जो। एक एस्ट्रीलीटा जो, याद रखिएगा, एस्ट्रीलीटा एक बंदरिया है। कौन भाई? बंदरिया। ये एस्ट्रीलीटा एक बंदरिया जो है, यही बंदरिया जो है, इसी को देखते हुए, यही तो जड़ है, यही तो उत्पन्न की वो विरोध जो हो रहा था, इसी के चलते क्या हुआ कि सरकार जो है वहां के, ठीक है, इसको कानूनी दर्जा, विधेयक लाकर पारित करके इसको कानूनी दर्जा दे दिया, एक बंदरिया के चलते। ठीक है भाई, एक बंदरिया के चलते इसको कानून के दर्जा मिल गया। अब इसको कोई मार पीट नहीं सकता है, इतना लिख के रखिएगा। अब आपको क्या करना है कि जागरूकता फैलाना है कि भाई जीव, जैसे इंसान को इंसान जरूरत है वैसे जीव जंतु को जीव जंतु भी जरूरत है। तो उसकी देख रेख हमारा क्या होता है भाई कि फर्ज बनता है ना जी। तो ये जो है कौन सा देश किया है? तो इक्वाडोर है कहां पर? ये सबसे बड़ी बात है। तो ये जो है अमेरिका में, दक्षिणी अमेरिका में है, याद रखिएगा कहां पर है? तो दक्षिणी अमेरिका में है। ठीक है, दक्षिणी अमेरिका के पश्चिमी भाग में है। कहां पे? दक्षिणी अमेरिका के पश्चिमी भाग में है। ठीक है, इक्वाडोर के पास से ही भूमध्य रेखा गुजरती है। ठीक है, इक्वाडोर से के पास से ही भूमध्य रेखा गुजरती है, भूमध्य रेखा जो है गुजरती है, ये भी आपको याद रखना है। क्वेश्चन पूछ देता है कि भूमध्य रेखा इनमें से किससे? तो इक्वाडोर से होकर क्या होती है? गुजरती है। ठीक है भाई, आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब देखिएगा यहां पर ये तो होगा, थाईलैंड में क्या हुआ कि बिल्लियों को राष्ट्रीय जीव के प्रतीक दे दिया गया। बिल्ली जो है उनको राष्ट्रीय प्रतीक में शामिल कर लिया गया, के रूप में शामिल कर लिया गया है। ठीक है,
पड़ोसी देश इनका देखा जाए तो पेरू मिलेगा, पोलैंड और पेरू मिल जाएगा, याद रखिएगा इनका, सॉरी कोलंबिया और पेरू जो है इक्वाडोर के पड़ोसी देश मिलेंगे आपको, ठीक है। चलिएगा आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन देखिएगा, पूर्व विश्व बिलियर्ड चैंपियन मनोज कोठारी जिनका 2026 में निधन हो गया, और वो को खेल में उनके जीवन काल के योगदान के लिए 2025 में किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया, ये पूछ रहा। अर्जुन पुरस्कार, ध्यानचंद पुरस्कार, राजीव गांधी रत्न खेल पुरस्कार। तो याद रखिएगा ध्यानचंद पुरस्कार जो है इनको मिला हुआ था, ये भी आपको याद रखना है। कब मिला हुआ था? तो 2005 में, ये भी याद रखना है, 2005 में मिला हुआ था, ठीक है। 1900 की बात करेंगे, ये पुरस्कार की बात करेंगे तो बिलियर्ड्स ये जो है भारतीय क्यू स्पोर्ट जो है के अध्यक्ष रहे हैं, ठीक है। क्यू भारतीय, ठीक है, क्यू स्पोर्ट भारतीय जो है, भारतीय क्यू स्पोर्ट का मुख्य कोच भी रहे, ठीक है, मुख्य कोच भी रहे हैं। कौन से रहे भाई? कोच भी रहे हैं। 1990 में पहली बार, याद रखिएगा 1990 में, कब भाई? तो 1990 में पहली बार, ठीक है, पहली बार जो है ये विश्व बिलियर्ड्स चैंपियन बने थे 1990 में। 1997 में ये डबल बिलियर्ड्स में चैंपियन बने, डबल बिलियर्ड्स में क्या हुआ भाई? चैंपियन बने, डबल बिलियर्ड्स में चैंपियन बने 1997 में। ये भी याद रखिएगा, लाइफ टाइम अचीवमेंट इन्हें प्राप्त हो चुका है, ठीक है। साथ ही साथ इनको देखा जाए तो बिलियर्ड्स की शुरुआत फ्रांस में हुई थी, और ये बिलियर्ड्स एक फ्रेंच भाषा है, या भी बिलियर्ड की शुरुआत फ्रांस में हुई थी और यह एक फ्रेंच भाषा है, आपको यह भी याद रखना होगा। और भारत में देखा जाए तो पंकज अडवाणी और गीता सेठी, ठीक है, गीता सेठी जो है आपको बिलियर्ड्स सेठी जो है आपको मिलेंगे, खिलाड़ी जो है ये है, ठीक है भाई साहब। आगे बढ़ते हैं हम लोग। 10 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है कि जूनियर S125 श्रेणी में IME यूआई कैटिंग चैंपियनशिप में पदार्पण पर शीर्ष 5 में स्थान पर हासिल करने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? तो अतिका मीर जो है ये बनी हुई है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा भाई साहब? हमारा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, टॉपिक ऑफ डी में देखते हैं क्या है हमारा। चलिए, कह रहा है कि नाइट क्लब में आग में 25 लोगों की मृत्यु हो गई। ये नाइट क्लब गोवा वाले बीच पर डांस कर रहा था, सभी सिलेंडर फट गया था। सिलेंडर फटने से क्या हुआ कि इसमें आग लग गया था। मृत्यु के इंटरपोल ने नाइट क्लब के फरार मालिक जो है उनके खिलाफ जो है ब्लू कॉर्नर नोटिस जो जारी कर दिया है ताकि सीमाओं पर खोज किया जाए। हो सकता है कि कोई बहुत ऐसे अपराधी जो होते हैं क्राइम वगैरह कर के दूसरे देशों में भाग जाते हैं, तो इंटरपोल ही एक ऐसी संस्था है जिसके चलते हम लोग क्या करते हैं, पकड़ लेते हैं। भारत के मान के चलिए कि कोई व्यक्ति है भाग गया दूसरे जगह, पैसा वैसा लेकर धोखाधड़ी करके भाग गया, तो हम लोग क्या करते हैं उसकी फोटो, उसके आधार कार्ड, माने जो भी है इंटरपोल में जो FIR वगैरह होगा उसको हम लोग क्या करते हैं इंटरपोल को सौंपते हैं। इंटरपोल क्या करता है कि अनेक के देशों में वो फैला देता है कि भाई साहब जांच करो तो ससुरा के नाती कहां बैठल है, ठीक है, तो उसको जांच पड़ताल किया जाता है। तो देखिए इंटरपोल एक अंतर सरकारी संगठन है, इसमें 180 से देश, मतलब 180 से ऊपर देश जो है इसमें शामिल हो गए हैं। आधिकारिक पुलिस बलों के बीच सहयोग और समानता बनाता है। ये जो है इंटरपोल जो है अन्य देशों के पुलिस और अधिकारी जो होते हैं उनके साथ भी समन्वय बनाता है और कहीं ना कहीं शांति और सुरक्षा की बात करता है। इसका मुख्य उद्देश्य विश्वव्यापी पुलिस एजेंसियों के बीच पारस्परिक सहायता प्रदान करना, संस्थाओं को मजबूत करना। यानी कि विश्व स्तर में जितनी भी पुलिस हैं उन सभी पुलिसों की जो एजेंसियां एक होती है उन एजेंसियों के साथ मुख्य रूप से सहायता और संगठन और मजबूत करने की बात, इन संस्थाओं को मजबूत करने की बात कर रहे हैं। चलिए, इंटरपोल में गिरफ्तारी नहीं जो है यहां पर देखिएगा, हाँ, इंटरपोल का मुख्यालय लियोन फ्रांस में। अब इसका आपका मुख्यालय पूछ कहां पर है, तो लियोन फ्रांस में है। इसकी स्थापना कब हुई थी ये भी देखिएगा, 1945 में इसकी स्थापना हुई थी। इंटरपोल में गिरफ्तारी नहीं करता है क्योंकि यह अपने सदस्य
देशों की राष्ट्रीय संप्रभुता को सम्मान करता है। जो भी जो होता है वो गिरफ्तार किसी को नहीं करता है, लेकिन सभी राष्ट्र देशों के साथ एक संप्रभुता को सम्मान प्रकट करता है। व्यक्तियों के संपत्ति के खिलाफ, अगर जो देखिए अब किस किस के खिलाफ ये करते हैं, इंटरपोल जो है इसके द्वारा कहां कहां पे कार्रवाई किया जाता है ये देखिएगा। अगर जो है व्यक्तियों के संपत्ति के खिलाफ अपराध हो, यानी कि जो व्यक्ति हो उसके खिलाफ अगर जो संपत्ति से धोखाधड़ी या अर्जित कर लेता है तो उसके खिलाफ अगर जो हो और वो भाग गया है तो उसके खिलाफ भी इंटरपोल में हम लोग कंप्लेन करा के खुजवा सकते हैं। भारत सरकार जैसे भारत का है तो भारत सरकार करा सकती है। संपत्ति के खिलाफ अपराध, आर्थिक वित्तीय अपराध और अवैध ड्रग्स एवं संगठित अपराध, यानी ड्रग्स वगैरह के मामले में भी जो एक देश से दूसरे देश में ड्रग्स वगैरह लेकर जाते हैं लोग, उन मामले में भी अगर ये व्यक्ति जो है उस देश को हानि और क्षति पहुंचाता है तो हम लोग इसका सहायता ले सकते हैं। व्यक्तियों पर संपत्ति के खिलाफ अपराध में बच्चों के खिलाफ अपराध, बच्चों के साथ अपराध किया जा रहा है या मानव तस्करी किया जा रहा है, अवैध अवरजन, वाहन चोरी, काला चोरी, ये सभी शामिल है इसमें। आर्थिक वित्तीय अपराध में जैसे कि आर्थिक वित्तीय स्थिति जो होती है किसी भी देश की, एक फाइनेंशियल कंडीशन जो होता है उस देश की अगर जो अच्छा है तो वो देश के भी विकास भी क्या होगा, एक रफ्तार की पकड़ में चलेगी। ठीक है, रफ्तार के पकड़ में चलेगी। लेकिन जिस देश में देखा जाए कि जो पूंजीपति वगैरह जो होते हैं वो, जैसे नीरव मोदी को ही देखिए, विजय माल्या को ही देखिए, भारत से क्या हो गया 9-2-11 हो गया, 9-2 क्या हो गया जी, 9-2-11 हो गए। ठीक है, 9-2-11 हो गए। और देखिए मनी लॉन्ड्रिंग केस, भ्रष्टाचार हो या नकली मुद्रा वगैरह जो है, बैंकिंग से धोखाधड़ी अगर जो किया है तो उस समय भी ये काम किया जाता है। अपराध, अवैध ड्रग्स, कार्टेल ऑपरेशन, मानव तस्करी जैसे ड्रग्स नेटवर्क भी इस इंटरपोल में क्या है, शामिल है, याद रखिएगा। जो इंटरपोल एक जनरल सेक्रेटरीट के तहत संचालित होता है और इसमें सेक्रेटरीट में जनरल असेंबली 5 वर्ष के लिए जो है चुना जाता है। जो व्यक्ति देख रेख करता है वो 5 वर्ष के लिए चुना जाता है और कार्यकाल के लिए नियुक्त किया जाता है। जनरल असेंबली में प्रत्येक देश का एक प्रतिनिधि होता है, यानी कि इसमें इंटरपोल में देखा जाए तो प्रत्येक देश यानी कि भारत का भी एक प्रतिनिधि होगा। हम तो यहाँ तक के है कि अनेक देशों की पुलिस भी इसमें कार्यरत रहती है, कार्य करती है, ये भी याद रखिएगा। कार्यकारी समिति में 13 सदस्य होते हैं जो विश्व के विभिन्न क्षेत्र से प्रतिनिधित्व करते हैं। कार्यकारी परिषद जो विश्व के विभिन्न क्षेत्र से इसमें जो है प्रतिनिधित्व करते हैं, ये भी याद रखना है। प्रत्येक सदस्य देश में एक नेशनल सेंट्रल ब्यूरो है। जैसे कहने का मतलब है कि हमारे क्या है, सीबीआई है। अब इंटरपोल जो है, इंटरपोल की मामला किसी अन्य देश के कोई मामला है और वो व्यक्ति भारत में आकर क्या है कि छुप गया है, तो जब वो भारत में आकर छुप गया है तो सीधे तौर पर याद रखिए कि यहाँ पर हमारी सीबीआई जो वो पूरा जांच पड़ताल करके और किसको दे देगी, किसको भाई, तो वो दे देगी इंटरपोल को देगा। इंटरपोल जब उसको देगी तो वो किस देश का व्यक्ति है वो उसको सौंप देगा। उसके बाद तुम्हारा जो लुटाई या कुटाई या फुटाई जो होता है तो वो तो उसी को मालूम चलेगा। ठीक है, क्या कर रहे आपसे, अच्छा सुना, तुम ऑल बॉल मत बोलो, ऑल बॉल बोलते रहता है अभिषेक, मारेंगे लोल से चढ़ जाएगा पोल पर। अभी ध्यान से पढ़ो, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कह रहा है कि इसमें देखिएगा ये पर अरबी, इसमें भाषा देखा गया क्या क्या है, तो ये देखिएगा अरबी, अंग्रेजी, फ्रेंच और स्पेनिश में सालाना लाखों संदेशों को संभाला करती है। यानी कि यहाँ पर इंटरपोल में जो खत वगैरह जो जाती है वो अरबी भाषा और अंग्रेजी और फ्रेंच और स्पेनिश में सालाना लाखों संदेश वहां पर प्राप्त होती है। I40/7 प्रणाली 2003 में शुरू किए गए थे, 24/7 एनसीबी को एक फिंगरप्रिंट, डीएनए रिकॉर्ड और वॉच लिस्ट, चोरी हुई पहचान पत्र और अन्य महत्वपूर्ण डेटा जो इंटरपोल के द्वारा त्वरित प्रस्तुत किया जाता है, पहुंचाया जाता है। एक स्वचालित खोज और 1992 में डेटाबेस में तुरंत खोज की अनुमति देती है इंटरपोल। क्यूरिक देखिएगा क्वेरी की भाषा में लौटाया जाता है, यानी कि जो भी खुफिया एजेंसी वगैरह जो डाटा रिकॉर्ड करती है, जो तो वो मैंने डाटा अपने पास इकट्ठा करती है, वो किस भाषा में, तो क्यूरी की भाषा में लौटाया जाता है। यानी कि इंटरपोल को ये क्यूरी भाषा जो होती है उस भाषा में क्या किया जाता है, लौटाया जाता है। तो आज के हमारा करंट अफेयर्स जो था ये था, और आगे हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट डे। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।